नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ये ESIC UDC का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्रैक किया है और ESIC UDC मेंस के लिए वो अपीयर होने वाले हैं 30 अप्रैल को। दोस्तों, ये एग्ज़ाम मैंने 2019 में उसका प्री दिया था, मेंस दिया था और मेंस में सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन स्किल टेस्ट में मैं गया नहीं था क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक पोस्ट मुझे मिली थी। सो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में हम बेसिकली टॉप जो बात करेंगे वो मेन एग्ज़ाम का जो लेवल होता है उसमें थोड़ा बहुत जो चेंजेस होता है, डेफिनेटली होता है क्योंकि ये मेंस एग्ज़ाम है और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग पार्ट है वो GA है। उसके बारे में टॉप बात करेंगे क्योंकि सिर्फ आपके पास अभी 12 दिन बचे हैं। इसका मतलब ये नहीं 12 दिन में कि मैं आपको बहुत कुछ गाइड कर सकता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखा है GA के बारे में, ऑदर के बारे में, लेकिन जो कुछ चेंजेस है, माइनर चेंजेस जो आपको ध्यान में रखना होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि प्री 2019 में मेरा कितना स्कोर था। जो था 165, जिसमें रीजनिंग में 47.5 थे, जनरल अवेयरनेस में 33, क्वांटिटेटिव में 49.5 एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 35, टोटल 165 मार्क्स थे। तभी भी जो कट ऑफ था दोस्तों 155 के अराउंड ही था फॉर महाराष्ट्र रीजन। अब दोस्तों, बात आती है व्हाट नीड्स टू डू फॉर मेन एग्जामिनेशन। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पैटर्न है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मेंस एग्जाम का सेम है। सो लोग बोलेंगे जो पैटर्न सेम है तो फिर इसमें चेंजेस कहाँ आएंगे। दोस्तों, चेंजेस आएंगे डिफ़िकल्टी लेवल में। यदि आपने अभी मेरा यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देखा होगा और उस पर आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे रीजनिंग एंड मैथ तो इतना डोएबल लग रहा है, शायद मुझे रीजनिंग में भी 50 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाते। सिर्फ मेरा एक गलती से जल्दबाजी में एक गलत हो गया था, इसलिए मुझे 47.5 थे। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है वो इसी पे बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो प्री का है मेंस का है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको लेवल थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। जो पजल्स होंगी वो थोड़ी एक आधा कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, 3 कॉम्बिनेशंस की आ सकती है, थोड़ा लेंदी पजल आ सकता है, आपको डेटा सफिशिएंसी आ सकता है। सो ये जो चेंजेस है, ये जो स्टेटमेंट एजम्पशन का एक दो सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, चांसेस है, जो कुछ भी चेंजेस है वो कुछ भी वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। सो ये रीजनिंग एंड मैथ के चेंजेस आपको डेफिनेटली वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्वांटी में आपका जो फोकस हो सकता है वो शायद उनका DI पे रहेगा। आपको कैसलेट DI देखने को मिलेगा, शायद एक नहीं 2 DI भी देखने को मिलेगी। यदि उनको और लेवल टफर करना हो तो वो 2 कैसलेट DI भी डाल सकते हैं। एक सिंपल पाई चार्ट के बेसिस पे कैसलेट DI डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल 3 या 4 लाइन का एक कैसलेट DI भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल कैस ऐसा जो 3 या 4 लाइन का जो कैसलेट DI था ना दोस्तों, मैंने IBPS PO 2018 या 2019 के मेंस में देखा था और एक कौन सा तो और एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम था उसमें भी देखा था। सेम DI रिपीट हुआ था, सिर्फ 3 लाइन का DI था, सिर्फ 3 लाइन का कैसलेट DI था, लेकिन वो इतना चैलेंजिंग भी था, इजी भी था, लेकिन वहाँ पे जो ट्रिक्स थी वो हमें फंसाने के लिए दी गई थी। सो उसको यदि आप समझ पाते हो तो डेफिनेटली वो आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है प्रैक्टिस। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग एंड मैथ्स की। सो करंट अफेयर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें करंट अफेयर के बारे में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, करंट अफेयर का जो कुछ भी एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो मोस्टली बेसिक जो होता है वो होता है कि लास्ट जो 3 to 4 मंथ से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। दोस्तों, अभी मैंने सिडबी ग्रेड A का एग्ज़ाम दिया था, हाल ही में करंट अफेयर नहीं पढ़ पाया पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन यहाँ पे मार्च पे बहुत सवाल थे, 10 सवाल लगभग आपको मार्च के मुझे देखने को मिले। एग्ज़ाम था अप्रैल 16 को, तो लगभग 10 सवाल आउट ऑफ 40-50 क्वेश्चंस जो थे वो मार्च पे थे। सो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास टाइम नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है, फिर भी आप इस एग्ज़ाम में GA में आउट ऑफ 50 और एक अच्छा स्कोर वहाँ पे ला सकते हो, लगभग 25 to 30+ मार्क्स ला सकते हो, यदि आपने 23 अप्रैल तक आपको करना होगा। क्योंकि क्या है दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 अप्रैल को है, तो लगभग एक वीक पहले तक आपको ये करना होगा। इसका जो आपका मार्च फेब एंड जान का इसका आपको जो कैप्सूल है वो इतनी अच्छी तरह से करना है, इतनी अच्छी तरह से करना है, क्योंकि आपको बारीक से बारीक चीज़ें भी वहाँ पे पता होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी 2 मंथ का GA स्किप करते हो तो उसमें से जो आपको जो मार्क्स मिलने वाले थे वो यदि आपको रिकवर करना है तो आपको इसको बहुत इंटेंसिवली उसको पढ़ाई करना होगा। तो जान फेब मार्च एंड 23 अप्रैल में आपको बहुत बहुत पढ़ाई करनी है। ये 4 ही मंथ का आपको बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ना है। अब दोस्तों, बात आती है, बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, कमेंट्स भी मुझे आए कि बुक्स
पढ़नी बुक्स पे सवाल आते हैं, स्कीम्स पे आते हैं, किस पे आएंगे, मिनिस्टर्स पे आएंगे। दोस्तों ये जीए है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जीए की यदि 100 टॉपिक आपको दिए हैं तो आपको 100 टॉपिक रीड करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर प्रीलिम में, मेंस प्रीलिम में तो सिर्फ 80 पूछे गए, जो 20 पूछे नहीं गए तो वो इस बार नहीं पूछेंगे। दोस्तों वो इस बार सिर्फ 20 पूछेंगे, वो 80 नहीं पूछेंगे, ये भी कर सकते हो। वो एग्जामिनर है, वो जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले होते हैं, वो जो स्टूडेंट्स का माइंड है वही रीड करते हैं और उसी के बेसिस पे सवाल बनाते हैं। दोस्तों तो हमें क्या करना है, हमें फुल्ली प्रिपेयर होना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। हमें ये ऐसा ऐसा टारगेट रखना है कि ये मेरा लास्ट चांस है, इसी में ही मैं मेरा सिलेक्शन लूँगा और जॉब ले जाऊँगा। मुझे आने वाले एग्ज़ाम्स पे आप एग्ज़ाम्स के भरोसे नहीं बैठना है, मुझे इसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अब दोस्तों तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एनालिसिस ऑफ योर प्रीलिमिनरी एग्जाम मार्क्स। क्यों एनालाइज करना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो मिस्टेक्स हुई है वो आपको यहाँ पे मेंस में नहीं दोहराना है। करंट अफेयर के बारे में भी हमने बात की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है सिलेक्शन में वो होता है मॉक टेस्ट। दोस्तों आपको एटलीस्ट 10 मॉक्स, अभी आप 12 डेज बचे, एटलीस्ट मैं बात करता हूँ ये 15 डेज बचे थे तब मैं सोचता था, लेकिन अभी आप एटलीस्ट 6 to 7 मॉक तो भी आपने देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है आपका 3 या 2.5 घंटे या 3 घंटे में या 2 घंटे, जितना भी आपका टोटल टाइम है उसमें पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करा देता है। ऐसी कोई भी कैप्सूल नहीं है, कुछ नहीं है कि जो आपको पूरा सिलेबस विद इन अ टाइम रिवाइज कर दे। तो वो मॉक टेस्ट होता है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद दोस्तों जो रिजल्ट्स आते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आप इतने हवे में, मतलब जो हवा में जाते बच्चे, जिसको हम कहते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो भी मत आप करिएगा। और जिनको कम मार्क्स आते हैं वो डिप्रेस भी मत होइएगा, क्योंकि क्या है ना, मॉक टेस्ट को सिर्फ आप एक प्रैक्टिस की तरह लो, सीरियसली इसीलिए दो कि उसके बाद जो आपके एक सवाल गलत हुए उसको आप अच्छे तरह से एनालाइज करो। जितना आप अच्छे तरह से एनालाइज करेंगे मॉक टेस्ट के, इर्रेस्पेक्ट ऑफ योर रिजल्ट, वही आपका सक्सेस है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए तो उसको छोड़ देते हैं, उसका एनालाइज नहीं करते। नहीं दोस्तों, आपको 200 में से 180 भी आए लेकिन 20 मार्क क्यों नहीं आए, इसका भी एनालाइज आपको करना होगा। तो एटलीस्ट आप मॉक टेस्ट दो, लेकिन उसका एनालिसिस डेफिनेटली को करो, और मॉक टेस्ट उसी वक्त पे दो जिस वक्त आपका एग्ज़ाम है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता ऐसा लगता है कि ये कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपना ब्रेन तभी मल्टीटास्किंग के लिए रेडी हो जाता है ऑटोमेटिकली। यदि आप उसी वक्त एग्ज़ाम दो तो ब्रेन को जो स्विचिंग करना पड़ता है, रीजनिंग से मैथ, मैथ से इंग्लिश, इंग्लिश से जीए, सो ये स्विचिंग मल्टीटास्किंग का जो जॉब है ब्रेन तब ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो। सो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। आपको प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग किसके लिए, जीए के लिए, कि मैं इस दिन ये पढ़ूंगा, उस दिन वो पढ़ूंगा, इस दिन इसकी रिवीजन करो, उस दिन उस रिवीजन करो। तो ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डिफिकल्टी लेवल के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। बट डिफिकल्टी लेवल के बारे में मैंने बोला था कि डेफिनेटली ये मॉडरेट रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने 2019 में दिया था, जो मुझे लगा था कि 2019 के प्रिलिमिनरी और मेंस में वो डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल के बारे में था, वो मॉडरेट था, वो मॉडरेट था। सो सेफ अटेम्प्ट और सेफ स्कोर, दोस्तों मेरे ख्याल से सेफ अटेम्प्ट और सेफ स्कोर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दोस्तों क्या है, आप यदि 1:10 रेशो में सिलेक्ट हुए तो आपका सिलेक्शन तो लगभग पक्का है। किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। हाँ, सिर्फ सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत कम है। सिर्फ 1:5 कैंडिडेट्स वो वहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बोलेंगे, उन्होंने सिलेक्ट किया 1:10, मतलब हर 2 में से एक बंदा स्किल टेस्ट के लिए जाने वाला है। तो कट ऑफ आप देखेंगे, कट ऑफ कितना लगेगा, 80-90 टायर 3 के लिए। क्यों लगेगा, जो बेसिक कट ऑफ है ना 40%, 45%, इतना ही लगेगा, तो कैंडिडेट्स नहीं उनके पास। लेकिन आप यदि सोचेंगे 80-90 कट ऑफ लगाए लास्ट टाइम और सिर्फ 20 मार्क ज़्यादा मिल जाएंगे तो मुझे पोस्ट मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। लगभग पोस्ट के लिए आपको 50 मार्क ज़्यादा लाने हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन स्किल टेस्ट के लिए नहीं, आपका कंपटीशन फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको जो बेसिक कट ऑफ है उसके लगभग 40, 45, 50 मार्क, जितनी वैकेंसीज है उस पर डिपेंड करता है। बहुत लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो आपको उतना ज़्यादा लीड होना चाहिए। सो आप वो टारगेट मत कीजिएगा, वो कट ऑफ मत टारगेट कीजिएगा जो आपका लास्ट ईयर मेंस में टीयर 3 के लिए था। दोस्तों टीयर 3 स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ टारगेट मत कीजिए, फाइनल कट ऑफ टारगेट कीजिएगा। सो डिफिकल्टी लेवल इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आप रीजनिंग मैथ में इस बार 45-45 लाए और आपको 25-25 भी नहीं मिलेंगे। नहीं, डेफिनेटली आप 35-40 तक यहाँ पे भी जा सकते हो यदि आपकी प्रैक्टिस, आपका स्पीड बहुत अच्छा है। तो ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जीए के बारे में। अब दोस्तों मुझे एक बंदे ने सवाल किया था जब मैं सिडनी के एग्ज़ाम के लिए गया था, तो उसने और ऐसे पूछा कि यार मुझे जीए का थोड़ा फोबिया है, तो मैं जीए में क्या करता हूँ, जितने मेरे आते हैं उतने अटेम्प्ट करता हूँ। मैंने उसको बोला आप 40 में से सिर्फ 20 अटेम्प्ट करते हो,
आप यहाँ पे 20 अटेम्प्ट करने के बाद आपको मिलते हैं मार्क्स 16, ऐसे मान के चलते हैं 16। जो अदर 20 सवाल है उसमें से आपने 10 भी अटेम्प्ट किए, आपके वहाँ पे 3 भी बराबर आए, बाकी के 6 गलत आए, तो आप फिर भी 2 मार्क्स या लगभग 1.5 मार्क्स आप गेन कर जाते हो। यदि आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप ये गेन नहीं कर पाओगे। सो अटेम्प्ट ना करना सवाल, ये भी एक हमारा स्कोर डिक्रीज करने के रीजंस हो सकते हैं। सो अटेम्प्ट करना मतलब कुछ भी अटेम्प्ट करना, तुक्के लगाना, ऐसा नहीं। एजुकेटेड गेस, और जिसमें आप लगभग 2 या 3 ऑप्शंस इलिमिनेट कर पा रहे हो, एक ऑप्शन इलिमिनेट कर पा रहे हो, या फिर कंफ्यूज हो 2 या 3 ऑप्शन में, तो उसमें से एक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। मेंटेन एक्यूरेसी एंड रीजनिंग में, डेफिनेटली आप एक्यूरेसी रीजनिंग और मैथ में मेंटेन कर सकते हो, लेकिन ये कोई 2-2 3-3 शिफ्ट में होने वाला एग्जाम नहीं है। तो यहाँ पे आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे का नॉर्मलाइजेशन होने वाला नहीं है। सॉरी, ये नीचे का पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे एक्यूरेसी के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं है। आप 1-2 सवाल वहाँ पे एंड में तुक्के भी लग सकते हो, जिसमें आप जो तुक्के लगाने की जो टॉपिक्स होते हैं वो डेटा सफिशिएंसी के होते हैं, जहाँ पे आपको अंदाज़ा लगाना है, चाहे ओनली वन स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, ओनली टू सफिशिएंट, बोथ स्टेटमेंट सफिशिएंट, नन इज सफिशिएंट। सो ये जो एक तुक्के लगाने में चांसेस एग्जाम्पल्स, सॉरी क्वेश्चंस होते हैं, वो रीजनिंग में भी डेटा सफिशिएंसी के ये होते हैं, और वहाँ पे क्योंकि पजल में आप क्या तुक्का लगाओगे, नहीं लगा सकते। सो जो चांसेस है वो सिर्फ डीआई में ही होते हैं। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं ये बात कर आपको इंपॉर्टेंट यही देना चाहता हूँ कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है कि आप अपना जो जीए है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ, ये 3 सवाल, तीनों जो सेक्शन है वो बच्चे अच्छे अटेम्प्ट करते हैं। इंग्लिश में भी आपको डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, एक मॉडरेट लेवल का आएगा। आप इजीली टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना आपको वहाँ पे इनफ टाइम भी मिलेगा, और इंग्लिश उतना डोएबल भी होता है। आप वहाँ पे गेस भी करके आ सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे इंग्लिश पूरा अटेम्प्ट करना है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि इंग्लिश अटेम्प्ट ही करना चाहिए। वो जैसे मैंने जे में एग्जांपल दिया कि आप बाकी के सवाल छोड़ के आते हो, बाकी के नहीं छोड़ के आते हो, तो उसमें कोई मज़ा नहीं। हाँ, इंग्लिश में 2-3 जगह पे आपको वोकेबलरी पता ही नहीं, तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप सवाल 50 से 40 से उसमें से 30 अटेम्प्ट करते हो, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। अब दोस्तों बात आती है डिफ़िकल्टी लेवल जीए की। जिस दोस्तों जीए में क्या था कि 2-3 सवाल सिर्फ उन्होंने पूछ लिए थे लास्ट टाइम, जो फीमेल गवर्नर थे, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, उसके बारे में भी उन्होंने सवाल पूछा था। तो ये जो सवाल है वो ज़्यादा 2-3 सवाल के लिए आप इतना टेंस भी ना होइए, क्योंकि ये जो मोस्टली जो पार्ट है जीए का वो आएगा सिर्फ करंट अफेयर का। सो लगभग यदि 50 सवाल है तो आपको 45 से 40 सवाल तो डेफिनेटली वहाँ पे इस पे करंट अफेयर के भी देखने को मिलेंगे। सो वो 5 सवाल के बारे में आप ज़्यादा सोचिएगा मत, आप डेफिनेटली इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और इसमें से वो 5 मार्क्स कवर करने की डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा। क्योंकि वो जो पाँच पाँच सवाल नहीं, वो सिर्फ 2-3 है, वो 2-3 सवाल क्या पूछेंगे वो आपको भी नहीं पता, लेकिन वो इतने ईजी लेवल के पूछेंगे, वो ज़्यादा हार्ड लेवल के भी नहीं पूछने वाले। सो दोस्तों, इसके बाद में थोड़ा आपको एक मेरा जो लास्ट टाइम का मेंस एग्जामिनेशन का वो भी दिखा देता हूँ। तो 117 मार्क्स मुझे मिलता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने करंट अफेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एलआईसी में सिलेक्शन हो चुका था। तो करंट अफेयर पे मेरा लगभग शायद मुझे 16 ही मार्क्स थे, जहाँ पे मैं हमेशा 35-30+ ही लेता हूँ, तो यहाँ पे 20 मार्क लेता तो 137 तक जाता। और इसका जो फाइनल कट ऑफ था हमारा महाराष्ट्र का, वो 128 के अराउंड था शायद, 128। अब दोस्तों ये 128 जो कट ऑफ था, ये फाइनल कट ऑफ था ओबीसी का। और जो इसका कट ऑफ था टीयर 3 का, वो 90 नहीं 80 था आउट ऑफ 200। अब देखो दोस्तों, 48 मार्क्स का लीड वहाँ पे ज़रूरी था, 48 मार्क्स का लीड यदि आपको सिलेक्शन लेना है। सो दोस्तों, आपको ये भी बात करनी है, आपको सिर्फ टीयर 3 के बारे में नहीं सोचना है, आपको आपको सोचना है फाइनल सिलेक्शन के बारे में। सो दोस्तों, बेस्ट लक फॉर द मेन एग्जामिनेशन 2022। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको, जो मैंने एक सवाल का जो वीडियो डाला है 45 आउट ऑफ 50 सवाल का, लास्ट टाइम जो पूछे गए थे 2019 के मेंस एग्जाम में, आप उस सवाल को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उस सवाल से आपको आइडिया आएंगी कि कैसे कैसे तरह के सवाल, किस किस तरह के सवाल आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सो द डिफ़िकल्टी लेवल के भी बारे में हमने बात कर ली है, लेवल कैसा होता है दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं, मॉडरेट ही रहेगा, नॉट
डिफिकल्ट रहेगा। जीए भी 4 मंथ का ही आपको लास्ट टाइम का पढ़ना है। सो दोस्तों बेस्ट लक आप सभी को, और आई होप आप सभी लोग सिलेक्शंस ले जाओगे इस बार, और आने वाले एग्जाम्स पे आप डिपेंड नहीं रहेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।